तो ये सेंट्रल बैंक का ऑलमोस्ट हम लोग कंक्लूड करने आ गए। हम बहुत सारा वीडियोस अपलोड, एक वीडियो और भी रेडी है, वो आज अपलोड कर देंगे। और ये हो गया मेरे ख्याल से पार्ट 6 या 7 हो जाएगा ये। नहीं, पार्ट 6 होगा ये, पार्ट 6 होगा ये। इसमें बाकी सब हम लोगों ने सेंट्रल बैंक को अपलोड कर दिया। तो ये थोड़ा सा बाकी रह गया, क्या डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। चलो नेचर रीड करो प्रिया। Distinction between quantitative and qualitative methods of credit control. Nature. Quantitative methods. These methods include the total volume of credit without differentiating between the essential and non-essential uses of credit. These methods are mostly indirect and impersonal. Qualitative methods. Methods are discriminatory in nature in the sense that they differentiate between the essential and non-essential uses of the credit. These methods are more direct. तो क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, वो जनरली क्या करता है, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को ही खत्म कर देता है ना। जैसे CRR बढ़ा दिया, SLR बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया, तो बैंक के पास कैपेसिटी ही नहीं है लोन देने का। तो वो लोग किसको लोन दे रहे हैं या कहां लोन दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड। तो क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएट नहीं करता है कि आप किसको लोन दे रहे हो या क्यों दे रहे हो, वो सब नहीं करता। वो तो लोन देने का कैपेसिटी ही कम कर देता है बैंक का, सीधा सीधी। सही है। लेकिन क्वालिटेटिव जो होता है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिव इन नेचर होता है, कि हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल यूज ऑफ क्रेडिट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या हम किस सेगमेंट में देना है या नहीं देना है वो कर सकते हैं। माने बैंकर के पास में एक तो रहता है कि किसको लोन दे, नहीं दे, कब दे, नहीं दे, तो एक तो क्वालिटेटिव कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है, बिकॉज बैंक उसको लोन देगा जिसको बैंक देना चाहता है। क्वांटिटेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वांटिटेटिव में तो बैंक का ओवरऑल जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। ओके। Effect. Quantitative methods. These methods affect the lenders. Qualitative methods. These methods affect both the lenders as well as the borrowers. हाँ, फर्स्ट वाले मेथड में तो खाली लेंडर के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो देगा किसको। ठीक है, तो उसका ऑब्वियसली उसका तो इफेक्ट आ ही रहा है ना। दे कांट गिव दैट अमाउंट ऑफ क्रेडिट विच दे वांट टू गिव। और सेकंड वाले केस में तो ना लेंडर का कैपेसिटी तो कम हो ही जाता है, बट डेफिनेटली बोरोज का कैपेसिटी भी कम होता है, क्योंकि बहुत सारे बोरोज आउट ही हो जाते हैं कि इनको देना ही नहीं है, इस सेगमेंट में लोन देना ही नहीं है। ठीक है, तो बोरोज को भी फर्क पड़ता है। तो जब क्वालिटेटिव मेथड्स होता है तो बोरोज को भी लोन नहीं मिल रहा है, मुश्किल है लोन मिलना उन लोग को। और लेंडर को तो ऑब्वियसली, क्योंकि उनका तो कटेल हो ही रहा है, तो उनको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बोथ द केसेस में आएगा प्रॉब्लम। लेकिन क्वालिटेटिव में बोरर भी इफेक्ट होता है, फर्स्ट वाले केस में बोरर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। Methods. These methods include bank rate, open market operation, legal reserve requirements, cash reserve ratio, and statutory liquidity ratio. Qualitative methods. These methods include consumers' credit, margins requirements, rationing of credit, model sensation. ये तो हम लोग इंडिविजुअली सारा पॉइंट समझ ही लिए, क्या क्या होता है सपन को पता ही है। तो ये तो लास्ट में लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिला तो यही डाल दो डिफरेंशिएशन के लिए। फिर कोई बोल देगा, एक लड़का लिख देता है सर द क्वांटिटेटिव का स्पेलिंग ये होता है, क्वालिटेटिव का स्पेलिंग ये होता है, ये भी एक डिफरेंस है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो टीचर लोग उसको फटाक से काट भी देते हैं, मतलब नौटंकी कम करो। तो यहाँ पर भी इनके पास कोई पॉइंट नहीं था थर्ड में, तो इन्होंने डिफरेंट पॉइंट डाल दिया, बट वी हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी पॉइंट। समझ में आ गया बात को। सो बॉटम लाइन ये है इस पूरा चैप्टर में, आपको जो समरी है आपको ये समझ में आना चाहिए कि मनी इज द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, टू मच ऑफ मनी इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, एंड टू लिटिल मनी इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो उस मनी का सप्लाई को कंट्रोल करना किसी भी गवर्नमेंट का मेजर मोटिव होता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अगर सक्सेसफुल होना है किसी गवर्नमेंट को, तो वो लोग को ये क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ गवर्निंग अ कंट्री, है ना। अगर आपका इकोनॉमी सही है तो आप पूरी कंट्री को गवर्न कर सकते हो। इसके लिए टैक्स कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, सब कुछ कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसी के लिए जब हमारे नेता लोग ये बोलते हैं ना कि मैं आपका लोन माफ कर दूंगा, तो बहुत सारे लोग इस प्रलोभन में आ जाते हैं कि लोन माफ कर देना, तो लोन माफ कर देना इज नॉट अ गुड पॉलिसी। समझ में आ रहा बात को। बिकॉज लोन आप जो माफ कर रहे हैं वो किसका लोन माफ कर रहे हैं, वो पब्लिक का ही माफ कर, आप पब्लिक का ही तो पैसा है। लोन आपने दिया किसके पैसे से, पब्लिक के पैसे से तो आपने लोन दिया ना। आज प्रिया का पैसा हमने फार्मर को दे दिया था एज अ लोन, सपोज कर लो। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं वो फार्मर का पैसा माफ कर दूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, तो वो पैसा प्रिया को वापस कैसे मिलेगा, सोच के देखो, सोच के देखो कैसे मिलेगा प्रिया को पैसा वापस, है ना। कॉमन सेंस का बात है। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, फिर प्रिया से बैंक चार्जेस बढ़ाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। तो अगेन प्रिया इज पेइंग फॉर हर ओन मनी, शी हैज टू पे अगेन। मालूम नहीं पड़ता। और वो जिन फार्मर्स लोग का लोन तुमने माफ किया है,
दोबारा वो लोग भी तो उसी बैंक को यूज करेंगे। आप बैंक से तो लोन लेते हो तो आपका सेविंग्स अकाउंट तो उसी बैंक में होगा, आपका अकाउंट तो उसी बैंक में होगा। फिर बैंक क्या करेगा, बैंक को तो अपना पैसा लेना है, तो फिर बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगा बैंक, ठीक है। और अगर बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगा बैंक, तो क्या नाम है, इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, हम लोग को नुकसान ही हो रहा है। या फिर उसको पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को नया नोट छापना पड़ेगा, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ेगा, वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, उससे हमारा पैसा का वैल्यू डाउन होगा। तो व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी सेज कि मैं आपका लोन माफ कर दूंगा, वो हम पे कोई उपकार नहीं कर रहा है, उल्टा वो हमको कैसे, क्वेश्चन इज कैसे कर देंगे आप, है ना, क्वेश्चन इज कैसे कर देंगे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कहां से पैसा, आप प्रिया का पैसा कैसे देंगे फिर, आप सोच के देखिए। तो ये सब हम लोग को एजुकेट होना बहुत जरूरी है, हमको हमारा बैंकिंग कैसे काम करता है समझना बहुत जरूरी है। और हर आदमी को इंस्पायर करना चाहिए कि बैंक में अकाउंट खोले, ठीक है। वो पैसा जो घर में रखा है वो हमारे कोई काम का नहीं है, उसमें हमको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, और वो हमारे देश के भी काम नहीं आ रहा है। तो वो पैसा जो आपके पॉकेट में रखा हुआ है, इससे अच्छा आप सेविंग्स अकाउंट खोलिए, वो पैसा बैंक में जमा कराइए, बैंक उससे लोन देगा, हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा। समझ में आ रहा बात को? चलिए, आप बोल रहे हैं इसको, Yes, एक sir. तो आरबीआई के बारे में भी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। चलो, बहुत अच्छी बात है, वी शुड नो व्हाट आरबीआई इज ऑल अबाउट, ठीक है। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, sir. हेलो, रीड। Reserve Bank of India. Reserve Bank of India, RBI, is the central bank of India. It is the leader of Indian money market. It was established on 1st April 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. Initially, the bank was established as private bank, but on 1st January 1949, the RBI was nationalized. The central office of the bank is situated in Mumbai. The bank is managed by a central board of directors consisting of 20 members, including one governor and 4 deputy governors. ठीक है, तो आरबीआई हमारा बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इट स्टार्टेड एज अ प्राइवेट पहले इंस्टीट्यूट था, कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं हमारी उस टाइम में। फिर जब हमारी गवर्नमेंट बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब बन गया, तो हम लोग ने इसको भी प्राइवेटाइज की जगह नेशनलाइज कर लिया, ठीक है। और ये हमारा बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, बोथ आर द सेम थिंग। हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। हर अलग अलग कंट्री का अलग अलग नाम होता है, हमारी सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई एंड द सेंट्रल बैंक इज द सेम थिंग, ओके। तो उसके डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं, एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं उसके, ठीक है। चलो आगे। The RBI acts as the currency authority. It has got the sole right to issue currency notes of all denominations except 1 rupee notes and coins which are issued by the Government of India. For the distribution of notes and coins of all denomination to the public and the bank maintains currency checks. तो जितना भी करेंसी है वो और कोई नहीं प्रिंट कर सकता एक्सेप्ट द आरबीआई, 1 रुपया का छोड़ के, ठीक है। 1 रुपया का कॉइन और जो नोट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ईच एंड एवरी करेंसी जो होता है वो आरबीआई के अंडर होता है। इट इज द अथॉरिटी विच रेगुलेट्स इट, कितना प्रिंट करना है, कितना उसको रेगुलेट करना है, कितना को डिस्ट्रॉय करना है। बहुत सारे नोट्स को लोग डिस्ट्रॉय भी करते हैं, क्योंकि जो पुराने हो जाते हैं, सॉइल्ड नोट्स हो जाते हैं, उसको हटाते भी है सर्कुलेशन से लोग सारे, ठीक है। तो ये सारा काम जो है ये इन लोग अपना एक तो रिजर्व है, मैंने करेंसी चेस्ट का मतलब ये हो गया, दे हैव अ काइंड ऑफ अ उनका एक तो सिस्टम है जिसमें पैसा आता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे वो लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो इट्स अ पूल वेयर दे जस्ट डू इट एवरीथिंग। नेक्स्ट। Under the Reserve Bank of India Act 1934 and the Banking Regulation Act 1949, the RBI has been given a wide range of powers of supervision and control over commercial and other banks. ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पावर तो देना ही पड़ेगा, अगर आप किसी को अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं होगा तो आप किसी को रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया हुआ है आरबीआई को कि वो सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो दे हैव बीन गिवन मैंडेटरी पावर्स टू रेगुलेट देम। चलो। The Reserve Bank has adopted the minimum reserve system for the note issue. Since 1957, it maintains gold and foreign exchange reserves or rupees 200 crore, of which at least 115 crore should be in gold. तो इतना रिजर्व आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा रिजर्व हो तो बेटर है, कम अगर है, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा जिससे आपके पैसे का कोई वैल्यूएशन हो, आपकी पैसे का भी कोई वैल्यू हो, वरना तो पेपर इज अ पेपर ना अल्टीमेटली। आज जो हमारे पुराने 500 के और जो 1000 के नोट हट गए वो तो पेपर ही है, आज किसी को मिल जाए कोई काम आएंगे क्या? नहीं, ठीक है। तो उस पेपर को क्रेडिबिलिटी देने के लिए हमको एक रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और वर्ल्ड में भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए जिससे हम एक तो क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करके रख सके, ठीक है।
ये एक जैसा ही है जनरल, इसमें कोई डिटेल में तो जा नहीं रहा है, जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज आरबीआई एंड ऑल। तुम्हारे पास कोई जो क्वेश्चन आएगा वो खाली यही आएगा, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर एंड इन व्हिच ईयर इट वाज नेशनलाइज्ड। ये दो क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम्म। सर जो पेज 178 है उसका 4.2 के पहले जो 4 पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला बोलो तो जरा पीछे। पेज पेज 178। विच पेज नंबर आर वी ऑन? 178, ये रहा, आ गया 178 में। हाँ अब 4.2 के पहले जो 4 पॉइंट है, it helps in the establishment of the internal and external value of the currency. यहाँ से चालू करो, यहाँ सिर्फ चारों पॉइंट पढ़ो तो फोर्थ पॉइंट पढ़ाता हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे? फॉर गिविंग मोनोपोली राइट ऑफ नोट इशू टू द सेंट्रल बैंक। हाँ अच्छा, नोट इशू के बारे में It बात हो brings रहा है in यहाँ पे। हाँ, यूनिफॉर्मिटी इन द रोड सर्कुलेशन। देखो, अगर सब लोग ही माने मनी इशू करने लगेंगे देश में, कंट्री में, तो फिर तो हम लोग का मोनोपोली वाला गेम हो जाएगा ना। नहीं समझा आपको? yes, मैं तुमको उस दिन भी क्लास में समझाया था कि सपोज कर लो अगर मैं किसी को 1 लाख का गोल्ड नेकलेस दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसको तो इंट्रिंसिक वैल्यू दे रहा हूँ 1 लाख का, मैं उसको वर्थ दे रहा हूँ, चीज दे रहा हूँ, मेटल दे रहा हूँ 1 लाख रुपए का, और अगर वो मेरे को मनी में पेमेंट कर रहा है, पेपर में पेमेंट कर रहा है, तो व्हाई शुड आई टेक दैट पेपर? उस पेपर का वैल्यू क्या है? सोच के देखो, ऐसे दिमाग लगा के देखो कि इफ आई एम गिविंग समबडी गोल्ड वर्थ ₹1 लाख विच इज इन मेटल, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी 1 लाख है, विच इज उस गोल्ड का वैल्यू तो पूरे वर्ल्ड में 1 लाख होगा, एंड व्हाट इज ही गिविंग मी इन रिटर्न? इन रिटर्न इज गिविंग मी सम फ्यू पेपर्स। व्हाई शुड आई टेक पेपर्स? उस पेपर का तो पाकिस्तान में भी वैल्यू नहीं है, उस पेपर का तो कहीं माने वैल्यू है, पर उतना वैल्यू नहीं है ना उस पेपर का। कल को पाकिस्तान बोलेगा आई डोंट रिकॉग्नाइज इंडियन मनी, सपोज करो पाकिस्तान, अगर तुम जाके अपने इंडियन करेंसी से पाकिस्तान में पेमेंट करेगी तो लेगा क्या वो लोग? तो वो मेरे को जो चीज दे रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, व्हाई शुड आई टेक? समझ में आ रहा है बात को? तो वो चीज को प्रेशियस बनाना होगा, वो प्रेशियस है नहीं, वो चीज को प्रेशियस बनाना होगा। वो बनता कैसे है? जब आरबीआई उसको क्रेडिबिलिटी देता है कि ये हमारा एक लीगल टेंडर है, ठीक है, ये एक मोड ऑफ सर्कुलेशन है, मोड ऑफ एक्सचेंज है, आप इसको लीजिए। अगर आप इसको लेकर वापस किसी और को 1 लाख रुपीज देंगे तो वो भी आपको गोल्ड देगा। समझ में आ रहा बात को? यू कैन रीपर्चेस गोल्ड फ्रॉम दिस 1 लाख रुपीज। तो उसका एक यूनिफॉर्मिटी तो होना ही चाहिए ना सब जगह, उसका वैल्यू तो होना चाहिए। हर आदमी थोड़ा ना अपने घर में प्रिंट कर देगा, वरना फिर वैल्यू क्या होगा? फिर तो कागज ही हो जाएगा, है ना? तो और सबसे पहले हम, जैसे मैंने तुमको बोला, ज्यादा सप्लाई नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, कम सप्लाई भी नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, है कि नहीं? तो हमको एक यूनिफॉर्मिटी लाना पड़ेगा इसके अंदर में, ठीक है? तो वो काम आरबीआई करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब वही हो गया, ठीक है। अगर हम ज्यादा नोट छाप देंगे, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, अभी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी का हालत बहुत खराब हो गया था, ठीक है, जर्मनी के पास पैसे नहीं थे, है ना, बिकॉज वॉर में सब कुछ खराब हो गया, दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन वॉर। तो अब उनके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनकी कंट्री ने क्या किया? नोट छापना चालू किया, ठीक है। माने यू वोंट बिलीव, $1 वॉज इक्वल टू 4,50,000 जर्मन, बोलो उसका बोलता कोनर बोलता है, बोलो शायद उसको क्रॉन्स बोलता है, कुछ बोलता है जर्मन करेंसी। माने $1 4.5 लाख, फिर $1 45 लाख, $1 1 बिलियन के वैल्यू चला गया। माने वो कागज का ही वैल्यू आ रहा है, वजन करने से जितना हो रहा है ना उतना ही आ रहा है उसका वैल्यू। माने उसका पेपर का वैल्यू वेट में आ गया, और उतना वेट से वो लोग खरीद रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपका जो करेंसी जो नोट होता है वो आप उतने ही प्रिंट कर सकते हैं जितना आपका एक इन्वेंट्री वहां पर रिजर्व रखा हुआ है, उससे आपकी वैल्यू कम माने बनेगी, उससे आपके नोट की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आ गया बात को? तो इसी के लिए उसको स्टेबलाइज करता है। इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी वैसे ही बनता है। अगर अगर हम माने 76 क्यों वैल्यू है इंडिया का, इंडिया का नोट का डॉलर के उसमें 76 टाइम वैल्यू क्यों है? बिकॉज उनके पास 76 टाइम्स मोर रिजर्व्स है हमारे से ज्यादा, ठीक है। हमने अपने नोट को डी वैल्यू कर लिया। जब जब हमारे कंट्री में लॉस होता है, हम नोट छाप के उसको पूरा करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, उतना हमारा कंट्री का वैल्यू गिरता है। समझ में आ रहा बात को? चलो, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर और कुछ पूछना है इसमें पूछो। प्रिया, व्हाई आर यू स्माइलिंग? सर बिकॉज हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अभी एग्जाम देना होगा ना, तब तो कंप्लीट होगा, हाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? अब एक एक करके हर चैप्टर का एग्जाम देना है, समझ में आया? yes, चलो, sir. इसको बंद कर दे फिर अभी। Yes, चलो sir. बाय। आज खाली 20 मिनट्स का क्लास, उसी के लिए बोल रही थी सर कब आएंगे, सर सर, कब?
सर तुम्हें नेक्स्ट क्लास किस चैप्टर एग्जाम देना है? तुम बोलो कौन सा चैप्टर का एग्जाम दोगी? स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या? स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तुम मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, मैं उसका नोट्स तुमको भेज दूंगा, फिर हम लोग कर लेंगे। ओके, चलो बाय।